हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए कुछ लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं सेकंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा होता है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं सारे के सारे आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो आज मैं इसे सॉल्व कराऊँगी और ऐसे ही करके मैं 2020 में जितने भी पेपर हैं, प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, ऐसे ही एक-एक करके एक-एक दिन मैं उन्हें सॉल्व कराऊँगी और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें दिखलाऊँगी। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है। और मैं जितने भी चाहे वो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट के, चाहे थर्ड के, मैं उन स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम के टाइम वो मैक्सिमम जितना अधिक हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे उनको उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो चलिए बिना वेट किए मैं आज स्टार्ट करती हूँ ये प्रथम प्रश्न पत्र जो कि 2020 में पूछे गए थे और ये सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला ऑब्जेक्टिव कुछ स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो शिक्षा संबंधी विचार है वो किसके थे? तो ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये विचार अरस्तू के थे कि स्वामी विवेकानंद के थे कि रवीन्द्रनाथ टैगोर के थे कि महात्मा गांधी के थे। तो जिन लोगों का प्रिपरेशन हो चुका होगा, उन लोगों को मालूम होगा कि इसका सही आंसर क्या है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का ही ये विचार था, ठीक? अब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, उनके भी कुछ विचार थे, थिंकिंग थे, जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है और नहीं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है कि अरस्तू का क्या विचार था। अरस्तू का विचार आपको हो सकता है कि उनके विचार दे दिया ग जाए और पूछा जाए कि ये किसका विचार था, तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अरस्तू के अनुसार क्या शिक्षा से रिलेटेड क्या विचार था, तो उनका विचार था शिक्षा का पूरा उद्देश्य व्यक्ति को उदारवादी जीवन के लिए तैयार करना है, ठीक? ऐसे ही रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक पर्सनैलिटी में लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रवीन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक क्या है? पर्सनैलिटी। ये भी पूछा जा सकता है। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक पर्सनैलिटी में लिखा है, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन के सभी अस्तित्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाती है। ठीक? डन यहाँ तक? नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के बारे में उनका क्या विचार था, क्या कहना था? तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है। ठीक, समझ में आया? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और यदि आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। और अभी टाइम भी है एग्जाम होने में, तो अगर आप इससे रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। तो पहला ऑप्शन है यूनेस्को, ठीक? बी ऑप्शन है WHO, और सी है अंडो UNDO और डी है यूनिसेफ UNICEF, ठीक? तो यूनिसे इसका सही आंसर क्या होगा? यूनेस्को, ठीक? अब यूनेस्को का अगर आपको फुल फॉर्म नहीं मालूम तो याद रखिएगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? अब चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है और पूछा भी जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो लिखिएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक? देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा भी है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक? यही इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में यही बोलेंगे इसको। क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष संगठन है। जाहिर सी बात है विशेष संगठन है, अभी मैं बोली इंपॉर्टेंट है, जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक, तो यहाँ तक डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना वेट किए, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए खुद से करिए, पॉज करके वीडियो को खुद से करिए, देखिए आप सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवा स्वप्न के लेखक है। दिवा स्वप्न के कौन लेखक है? तो इसका आंसर होगा बी, गीजू भाई। ओके, अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, गीजू भाई के बारे में कुछ जान लेते हैं। गीजू भाई बधेका ने 1932 में दिवा स्वप्न लिखा था, ठीक? यह पुस्तक पहले गुजराती में प्रकाशित हुई थी और बाद में
में विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो गीजूभाई बधेका की जो पुस्तक है, वो पहली बार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो गुजराती में प्रकाशित हुई थी, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, तो किस में? देखिएगा पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, वैदिक कालीन शिक्षा का कि बौद्धिक कालीन शिक्षा का, सी ऑप्शन है मुस्लिम कालीन शिक्षा का कि डी ऑप्शन है मध्यम कालीन शिक्षा। तो इसका सही आंसर है बी, ठीक, बौद्ध कालीन शिक्षा का। अब देखते हैं, ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, आंसर भी दिखा है ना। देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम था, तो बौद्धकालीन शिक्षा का होगा, ठीक, बौद्धकालीन शिक्षा का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। पाली भाषा प्राकृतिक भाषा का एक रूप है जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बोली जाती थी। यह भाषा बौद्ध धर्म के ग्रंथों त्रिपिटक में लिखी गए थे, ठीक। आपसे ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की ग्रंथ का क्या नाम है, तो आप ध्यान रखिएगा त्रिपिटक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत भाषा थी। ये सारे पॉइंट जो भी लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते चलिएगा। मुस्लिम कालीन शिक्षा का माध्यम फारसी और अरबी भाषा था। नेक्स्ट है मध्यम कालीन शिक्षा का माध्यम संस्कृत, फारसी और हिंदी भाषा थी। समझ में आया? तो इसका तो आपको मालूम चल गया, पाली भाषा शिक्षा का कौन सा माध्यम था? बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मूडालियर आयोग किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है कि माध्यमिक शिक्षा से कि विश्वविद्यालय की और सभी से? तो इसका सही आंसर है माध्यमिक शिक्षा से, इसको ध्यान रखिएगा। माध्यमिक ना कि प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से मूडालियर आयोग संबंधित था। यह म से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक। अब इसकी देख लेते हैं स्थापना कब हुई थी, तो ये भी पूछा जा सकता है मूडालियर आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी, भारत सरकार द्वारा किया गया था। क्यों? माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने और सुधार के लिए सिफारिशें देने के लिए की गई थी, ठीक। नेक्स्ट एक इसी में पॉइंट है, एक इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछा जाता है, मुडालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुडालियर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ई लक्ष्मण स्वामी मुडालियर थे। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है, ठीक। तो आप इसको बताइए किसका है, तो इसका सही आंसर है बी, रूसो का यह कथन है, ठीक। अब मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, टाइम उसमें लगेगा, वेस्ट होगा। अगर आपको मालूम है कि आपको पढ़े, आप चीजें पढ़े हैं, तो आपको मालूम होगा कि हाँ ये किसने कहा था, तो ये रूसो का कथन है। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता ही रही हूँ। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा क्या कह रहा है, रूसो के अनुसार सच्ची शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, अतः यह अंतर्निहित व्यक्तियों की अभिव्यक्ति है, ठीक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवां क्या कहता है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता सी ऑप्शन है चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, ठीक। मैं फिर कह रही हूँ कि मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक। एग्जाम बहुत ही नजदीक है। सी ऑप्शन में देखिएगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं इस एक्सप्लेनेशन में, तो इसे स्किप मत करिएगा आप। ये नहीं कि सिर्फ आप क्वेश्चन देख के और आंसर देख के बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी-अच्छी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं इसके अंदर, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। देखते हैं क्या कर रहा है, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सबसे पहले इनके ही मन में आया था। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूप रेखा रेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने ही किया था, ठीक। आठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, ठीक। उद्यान का मतलब क्या होता है, बगीचा ही तो होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, किंडरगार्टन मतलब क्या होता है, बाल उद्यान, ठीक। और आप यहाँ से भी रखिएगा, किंडर मतलब हो गया आपका बच्चे, और किड्स बोलते हैं ना बच्चों को, और गार्टन मतलब गार्डन, गार्डन मतलब बगीचा, तो बच्चों का बगीचा। यह एक ऐसा स्थान है छोटे बच्चों को स्कूल जाने से पहले शिक्षा और देखभाल प्रदान की जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौवा क्या कह रहा है, गीजूबाई शिक्षा को मानते थे, क्या मानते थे, तो बाल केंद्रित मानते थे, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, गीजूबाई शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे, इनका मानना था कि शिक्षा का केंद्र बच्चे
को होना चाहिए, न कि पाठ्यक्रम या शिक्षक, ठीक? शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? बच्चों को होना चाहिए, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महिला समाख्या योजना कब से लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा डी। 1989 में महिला समाख्या योजना लागू की गई थी और क्या था ये, किससे रिलेटेड था? तो यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई थी, ठीक? यह भी पूछा जा सकता है क्यों शुरू की गई थी, किसके लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन किसका है, ठीक? तो बताइए किसका है यह कथन? अर्बन का है, ठीक? इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन पढ़ते हैं। अर्बन एक ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उपयोगिता और मूल्यों के सिद्धांत पर काम किया था। उन्होंने मूल्यों को व्यक्तिपरक और उपयोगिता से जुड़ा माना है, ठीक? अर्बन के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। देखिए यही क्वेश्चन पूछा था आपसे कि यह किसके अनुसार यह तुष्टि की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, तो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन, इनमें से चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे संसाधन रिसोर्सेस हो सकते हैं स्वच्छ ऊर्जा के। तो इसमें आपको ऑप्शन पढ़ना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग बताइएगा कि कौन है। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार सही आंसर आपका ए होगा, सौर ऊर्जा, ठीक? सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन वह है, पढ़िए स्वच्छ ऊर्जा संसाधन होता आखिर क्या है, इसको जानेंगे तो ही तो आप चारों ऑप्शन में से बता पाएंगे कि इसमें से आखिर चारों में से कौन सा एक है। हो सकता है चारों का चारों, आप 3 ऑप्शन दिया हो, तीनों के तीनों स्वच्छ ऊर्जा संसाधन हो और डी ऑप्शन में दे दिया जाए ऑल ऑफ, मतलब ऑल ऑफ डी मतलब इनमें से सभी। तो जानिए स्वच्छ ऊर्जा संसाधन क्या होता है। तो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन वह है जो प्रदूषण नहीं फैलाता, ठीक, और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21 का, ठीक? आर्टिकल 21 में जब आप पढ़ेंगे ना इसको डीपली तो आप जान पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल है हमारे संविधान में। तो जब आर्टिकल 21 में पढ़ेंगे 21 का तो उसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ये बाद में जोड़ा गया था, इसी वजह से इसमें क इसको लिखा जा रहा है, ठीक? देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया था। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? यह अनुच्छेद नागरिकों की गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। डन। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? यह अनुच्छेद संसद की विशेषाधिकारों से संबंधित है, ठीक? अनुच्छेद 23 क्या कहता है? यह अनुच्छेद मानव तस्करी और बेगार पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक? अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या? तो इसका सही आंसर ए होगा, आत्मानुभूति, ठीक? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी आंसर ये लिखा है, आदर्शवाद एक दर्शन है जो मानता है कि वास्तविकता का आधार चेतना या विचार है। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को जानने में मदद करता है, ठीक? तो यहाँ तक डन हो गया। देखिए यहाँ पे लिख भी रहा था ना, आत्मा को जानने में मदद करता है, आदर्शवाद से रिलेटेड है और यहाँ पे दिया भी है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आत्मानुभूति, आत्मा की अनुभूति, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक प्रकार के अनुशासन की बात करता है, ठीक? इसमें ध्यान रखिएगा एक्सप्लेनेशन में। प्रकृति मुक्ति व्यात्मक, ठीक, अनुशासन की बात करता है। प्रकृतिवाद एक शिक्षा दर्शन है जो मानता है कि बच्चों को प्राकृतिक रूप से सीखने और विकसित होने दिया जाना चाहिए। यह शिक्षा दर्शन बाहरी दबाव या नियंत्रण के बजाय बच्चों की आंतरिक प्रेरणा और रुचि पर केंद्रित है, ठीक? तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो गए। 15 क्वेश्चन दिए थे। 2020 में जो भी क्वेश्चन पेपर था उसमें 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी के थे और देन अति लघुत्तरी स्टार्ट हो गया है। और इसमें आपको देखिए 2020 में जो भी बच्चे स्टूडेंट पेपर दिए होंगे उनको 2 घंटे का टाइम मिला होगा। और कितने नंबर का है ये क्वेश्चन पेपर? 50 नंबर का है क्वेश्चन पेपर, 2 घंटे का है। आप अब देखिएगा, कोशिश करिएगा इस वैसे तो मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगी, और अगर आप टेलीग्राम में ग्रुप में नहीं है तो मैं टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगी, इसका जो भी है। और आप कोशिश करिएगा कि इस पीडीएफ को आप खुद से 2 घंटे में सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। देखिएगा हमसे हो पा रहा है कि नहीं, और हो रहा है तो कितने क्योंकि बहुत बच्चों को आता तो है लेकिन वो कर नहीं पाते घबराहट में या कुछ भी, मतलब तो आप एक एग्जामिनेशन जैसे
जैसे होता है ना हॉल वैसा बना लीजिएगा। उस एनवायरनमेंट में आप एक बार कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा एग्ज़ाम देने को और कोशिश करिएगा 2 घंटे में हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ठीक? नेक्स्ट देखिएगा अतिलघुत्री प्रश्न पे आते हैं, अतिलघुत्री प्रश्न क्या कहता है? तो अतिलघुत्री में 16वाँ प्रश्न है बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख 2 केंद्र पूछा है, तो 2 केंद्र कौन-कौन से हैं? काशी और तक्षशिला, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य वो बताइए। तो 2 उद्देश्य दिया है। पहला उद्देश्य क्या है? मूल्य शिक्षा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना के साथ-साथ एक अच्छे नागरिक के मूल्यों का विकास करना, ठीक? दूसरा उद्देश्य क्या है? मूल्य शिक्षा का उद्देश्य देखिए क्या है? बच्चों की शारीरिक, भावात्मक एवं मानसिक के साथ आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए एक सभी दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है, ठीक? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है? भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड डिस्पैच को कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक? तो अगर पढ़े होंगी आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के नोट्स बनाए होंगे तो आप वुड डिस्पैच नीति को लिखे होंगे। ये किसके द्वारा आया था बताइए? डलहौजी के शासन में आया था ना, डलहौजी द्वारा लाया गया था वुड डिस्पैच की नीति को। ये किससे रिलेटेड था? शिक्षा से रिलेटेड था। और इसको क्या कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग से। शिक्षा का भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो वुड डिस्पैच नीति को, ठीक है? यहाँ पे नीति नहीं लिखा है पॉलिसी। एडोलॉजी के टाइम में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो क्या आंसर लिखा है? वैदिक काल में जब बालक ज्ञान हासिल करने योग्य हो जाते हैं, तो उसका सर्वप्रथम उपनयन संस्कार कराया जाता था, ठीक? उप यानी पास, ठीक? उप यानी क्या होता है? मतलब पास और नयन यानी ले जाना, अर्थात गुरु के समीप ले जाने का अर्थ ही होता है उपनयन संस्कार, ठीक? तो इसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? तो अगस्त 1987 में ठीक बाल श्रम के मुद्दे पर सरकार ने नीति घोषित की थी, जो कि बाल श्रम समस्या से निपटने के लिए थी, ठीक? ये अतिलघुत्री प्रश्न है तो ज़्यादा ये नहीं कि आप 6, 7, 8, 9, 10 लाइन लिखिए, कोई मतलब नहीं है। अब अतिलघुत्री प्रश्न है तो एकदम सटीक आंसर लिखिएगा, जो भी आंसर होगा एकदम सटीक लिखिएगा, ये नहीं कि बढ़ा-चढ़ा के लिखने लगेंगे, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है 21 शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था, ठीक? इनके अनुसार शिक्षा उच्च वर्ग अब चाहे तो यहाँ तक ही लिख लेंगे तो चलेगा क्योंकि आपको बस पूछा है ना किसने दिया था तो बस लॉर्ड मैकाले ने दिया था। तो लघुत्री प्रश्न है तो इतना आपका आंसर सही है। आगे आप चाहे तो लिख सकते हैं अगर टाइम है तो इनके अनुसार शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को दिया जाए जिनसे छीन कर निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है प्लेटो की प्रमुख रचनाएं पूछा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम बताइए। कोई एक प्रमुख रचना तो अगर उनकी रचनाएं आपको याद है तो एक तो लिख ही सकते हैं हम क्योंकि एक ही पूछा है तो द रिपब्लिक है, द स्टेट्समैन है, ठीक, दिलाग है, इयोन है, सिम्पोजियम आदि प्रमुख है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो ये भी अगर आपको नोट्स में अगर आप चीज़ें याद करके चल रहे हैं तो आपको मालूम होगा। नहीं याद है तो आप अभी भी याद कर ले टाइम है अगर आप में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है अगर आप उसको या कम से कम उसको 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 मतलब इतने ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कम से कम आप उसको याद कर ले तो आप बहुत अच्छे से बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य है ना? तो देखिएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य कौन-कौन से थे? पहला है निम्न वर्ग के बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराना, ठीक? नेक्स्ट है सभी वंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा सर्वसुलभ बनाना, जिससे निम्न वर्ग की बालिकाओं को आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके। क्योंकि आप जानते हैं पहले जो निम्न कास्ट के लोग होते थे और मतलब बहुत भेदभाव होता था, तो जो भी गर्ल्स थी उन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती थी, जो उनको देना ज़रूरी था। इस वजह से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 क्या कहता है? भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? ठीक? तो इसका आंसर होगा भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक एनसीटीई करती है, ठीक? यह संस्था देश में शिक्षक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास का जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है? शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए, ठीक? तो शिक्षा की परिभाषा आप कौन सी है? तो स्वामी विवेकानंद आप किसी के अनुसार भी लिख सकते हैं। अभी हम ऊपर आपको बताया भी है शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने विचार दिए थे। तो यहाँ पे शिक्षा के अनुसार स्वामी आपको लिखना ज़रूरी पड़ेगा ना, आप विचार अगर लिखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा किसके अनुसार आप लिख रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है 26 नंबर का शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो शिक्षा के 2 उद्देश्य कौन-कौन से हैं? तो पहला उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक? चाहे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, आपको जो भी अच्छे से समझ में आ रहा है शिक्षा का ये उद्देश्य है तो आप उसे लिख सकते हैं बिल्कुल। सेकंड क्या है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों की जन्मजात शक्ति या क्षमता को विकसित करना है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप आउट बालक बालक से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे छात्र ड्रॉप आउट छात्र कहलाते हैं जो नामांकन करवाकर 1-2 साल बाद स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन का नाम नाम लिखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत सारे आंदोलन हुए थे, बहुत सारे। अगर आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। तो किसी 2 आंदोलन का नाम पूछा है तो 2 आंदोलन आप लिख लीजिए। देखिए इसमें क्या-क्या दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन निम्न है। देखिए इसमें 3 दिया है। आपको तो 2 ही लिखना है। तो असहयोग आंदोलन और दूसरा क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे तीसरा क्या दिया है भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा आंदोलन कब-कब हुआ था, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या-क्या दिया है। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय कौन-कौन से हैं, ठीक? तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय अगर आपको नहीं मालूम तो 1 सेकंड बहुत लोग कहेंगे मैम आप बता दी लेकिन ये टाइम नहीं बताई हैं। तो आप चाहें तो लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ये 3 दिया मैं उन तीनों का बता रही हूँ, बहुत सारे आंदोलन हैं। असहयोग आंदोलन 1919 में हुआ था, ठीक? और 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ठीक? तो नेक्स्ट लिखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो नमक आंदोलन हुआ था ना, ये 1928 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक? नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्या कर रहा है 29 पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखे। तो पर्यावरण का संरक्षण मतलब कैसे किया जा सकता है उसको उपाय बताना है। पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है मतलब उसकी रक्षा की जा सकती है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो उपाय बताना है, क्या तरीके हैं? तो पहला है वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण को सर्वाधिक बढ़ावा देना चाहिए। जैसे वन का बगीचों का हम संरक्षण कर सकते हैं और अधिक से अधिक वृक्ष लगा के हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। सेकंड क्या कर रहा है फैक्ट्री और कारखानों को नदियों से दूर कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर नदियों के पास रहेगा तो जितने भी कूड़ा-कचरा है सब नदियों में ही बह के जाएगा। तो ये भी बात सही है। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। तो 4 नैतिक मूल्य कौन-कौन से बता दो भाई। निष्पक्षता है, सेकंड सम्मान है, थर्ड है ईमानदारी और चौथा फोर्थ क्या कर रहा है बड़ों की आज्ञा मानना, ठीक? देखिए अब आपका लघुत्तरी प्रश्न शुरू हो गया ना स्टार्ट हो गया 15 आपके क्या थे बहुविकल्पी थे 15 अति लघुत्तरी थे अब ये लघुत्तरी लघुत्तरी मीन्स आपको जो आंसर होते हैं ना कुछ अधिक लाइन में लिखने पड़ते हैं जैसे आपको 1-2 पेज में लिखने पड़ेंगे मिनिमम 1 पेज और अब बहुत अगर टाइम है तब 2 पेज कर सकते हैं ठीक 2 पेज कर दीजिएगा 1.5 पेज कर दीजिएगा तो देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कितने क्वेश्चन यहाँ पे थे 40 क्वेश्चन है ना आपको तो देखिए किस पे थे आपका 31 पे होंगे 31 देखिएगा क्या कर रहा है यानी 10 आपका लघुत्तरी प्रश्न पूछ रहा है 31 क्या कर रहा है एक कम पूछ रहा है 15 आपको बहुविकल्पी थे 15 अति लघुत्तरी थे और 10 लघुत्तरी प्रश्न है 31 क्या कर रहा है मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं लिखिए तो मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं मालूम है तो बताइए नहीं तो आप इसे याद कर लीजिएगा निम्न विशेषताएं हैं कौन कौन से हैं पहला मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति वैज्ञानिक विधि पर आधारित है ठीक इसमें निरीक्षण अनुभव तथा प्रयोग के आधार पर विकास किया गया है सेकेंड नंबर है मारिया मोंटेसरी शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करती है जिस प्रकार रूसो पेस्टोलॉजी एवं फ्रोबेक करते हैं ठीक
मारिया मोंटेसरी के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में ही स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। थर्ड क्या है? मारिया मोंटेसरी शिक्षा पद्धति वैयक्तिक है, ठीक? फोर्थ क्या है? मारिया मोंटेसरी शिक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल एवं ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अभी उसी में दिया गया है, अभी उसी में फोर्थ आंसर अभी बहुत सारे दिए गए हैं। फिफ्थ क्या कर रहा है? मारिया मोंटेसरी प्रथम बार लिखना सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया या बल दिया है, ठीक? मारिया मोंटेसरी के द्वारा प्रारंभ की गई लिखना लिखना एवं पढ़ना सिखाने की विधियां हमेशा नई है, ठीक? चौथा क्या है? मारिया मोंटेसरी पद्धति में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। इसमें अध्यापक या शिक्षक उनके कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए अनुशासन की कोई समस्या नहीं रह जाती। 7th नंबर क्या कह रहा है? मारिया मोंटेसरी पद्धति में बालकों के मानसिक, शारीरिक विकास का ध्यान रखा जाता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्या कह रहा है? प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? बताइए इसमें इसमें भी चुनौतियाँ निम्न है, मैं बस डायरेक्ट चुनौतियाँ पढ़ती हूँ। पहला क्या है? ईसीसीई का एक प्रमुख मुद्दा प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता है, ठीक? सेकंड क्या कह रहा है? आंगनबाड़ियों में प्रशिक्षित या विशेष रूप से प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए समर्पित कुछ शिक्षक भी हैं, ठीक? थर्ड क्या कर रहा है? अंबेडकर विश्वविद्यालय के 2017 के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में बच्चों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिन्होंने सार्वजनिक या निजी पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरी की है, ठीक? जब वे स्कूल प्राथमिक विद्यालय में शामिल हुए तो उनके पास आवश्यक स्कूल तैयारी क्षमताएं नहीं थी, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निजी प्री स्कूल में अक्सर औपचारिक शिक्षा और सीमित खेल आधारित शिक्षा के साथ रखना शामिल होता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? वर्तमान में आंगनबाड़ियों में शिक्षा के लिए आपूर्ति और बुनियादी ढांचे की काफी कमी है, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? परिणाम स्वरूप उनमें 2 से 4 वर्ष की आयु सीमा में अधिक बच्चे होते हैं और शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण 4 से 6 वर्ष की आयु सीमा में कम बच्चे होते हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए। तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण कौन-कौन से हैं? तो इसे लिखिएगा। पहला क्या है गुण? बौद्ध काल में प्रत्येक वर्ष के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। आपको मालूम होना चाहिए कौन-कौन से गुण थे, तो ये लिख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट, शिक्षा के द्वारा महिलाओं के लिए भी खुले थे द्वार। द्वारा लिखा है, द्वार लिखना है, यहाँ पे द्वार होता। थर्ड क्या है? किसी जाति और वर्ग का व्यक्ति शिक्षक हो सकता था तथा वह सदा आदरणीय होता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? असामाजिक एवं आपराधिक कार्य करने वालों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, ठीक? नेक्स्ट, बौद्धकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के लिए छात्रों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, अर्थात निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। बताइए कितनी अच्छी बात है। अब तो कितना सारा पैसा लगता है, अब तो छोटे-छोटे बच्चे, वैसे तो सरकारी में नहीं लगता है, लेकिन प्राइवेट कहाँ लोग बच्चे आज सरकारी में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं, आप लोग जान रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी भव्य शिक्षा संस्थानों के अंतर्गत अध्ययन करते थे। उसमें छात्रों को पढ़ने के लिए बड़े-बड़े कमरे तथा पुस्तकालय भी होते थे, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ मानववादी शिक्षा पर बल भी बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत दी जाती थी, जिससे धार्मिक ज्ञान के साथ-साथ मानवीय गुणों का भी विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में गुरु व शिष्य दोनों अपने जीवन में संयम लाते थे और अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे, ठीक? नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है? 34 नंबर का, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट करिए। तो इसका आंसर क्या है? इसके भी प्रमुख कार्य अब डायरेक्ट पढ़िएगा। पहला क्या है? संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा। तो प्रत्येक राज्य की अलग-अलग संस्कृति तथा सभ्यता होती है। इस संस्कृति एवं सभ्यता से राज्य की जनता को अगाध प्रेम होता है। इस प्रेम के वशीभूत होकर समस्त जनता एकता के सूत्र में बंधी रहती है। प्रत्येक राज्य इस एकता को बनाए रखने के लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करना चाहता है, ठीक? जो केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है, पॉसिबल है, ठीक? नेक्स्ट देखिएगा, उसमें नेक्स्ट हेडिंग है योग्य नागरिकों का निर्माण। प्रत्येक राज्य की प्रगति ऐसे नागरिकों पर निर्भर करती है जो प्रत्येक समस्या को स्वतंत्र रूप से चिंतन करके आसानी से सुलझा सके। ऐसे सुयोग्य चरित्र तथा सुनिश्चित नागरिकों का निर्माण केवल शिक्षा के ही द्वारा किया जा सकता है। इस दृष्टि से प्रत्येक राज्य की शिक्षा की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करना परम कर्तव्य समझता है, ठीक?
नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिएगा, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना करिए। तो उस दोनों का उद्देश्य हमको बताना है, उसमें तुलना करना है। तो पहला आदर्शवाद का देखिएगा, आदर्शवाद विचार या मन या आत्मा को अंतिम सत्ता स्वीकार करता है, ठीक? प्रकृतिवाद पदार्थ को प्रमुख मानता है और उसको ही अंतिम सत्ता स्वीकार करता है, ठीक? आदर्शवाद के अनुसार भौतिक पदार्थों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और वही इनके अनुसार प्रकृतिवाद के अनुसार भौतिक तत्वों या पदार्थों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, ठीक? आदर्शवाद में देखिएगा, आदर्शवाद संसार को विचारों या प्रत्ययों का परिणाम मानता है, ठीक? और वही प्रकृतिवाद संसार को भौतिक तत्वों गतियों का प्रतिफल मानता है, ठीक? नेक्स्ट देखिएगा, आदर्शवाद परमात्मा तथा शाश्वत मूल्यों सत्यम शिवम सुंदरम को स्वीकार करता है और उनकी प्राप्ति पर बल देता है। वह प्रकृतिवाद परमात्मा एवं शाश्वत मूल्यों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और इसके लिए प्रकृति ही सब कुछ है। उसके अतिरिक्त वह उसकी अस्तित्व को स्वीकार करता है जो इंद्रियानुभव द्वारा प्राप्त हो सके। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जो इंद्रियानुभव द्वारा प्राप्त हो सके। ठीक? अब यहाँ पे जानते हैं वाटर मार्क आता होगा ना, इसी वजह से मैं ऊपर कर ली हूँ, अगर नहीं आपको विज़ुअल होता होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 36 क्या-क्या क्वेश्चन है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? तो व्यापक अर्थ बताना है तो बताइए। शिक्षा मनुष्य के जीवन में जीवन प्रयत्न या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक? जिसके तहत सभी वस्तुएँ, व्यक्ति, वातावरण, साधन, माध्यम, घटनाएँ व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती हैं, ठीक? इस प्रकार व्यक्ति जीवन भर औपचारिक व अनौपचारिक साधनों से कुछ न कुछ सीखता है, ठीक? नेक्स्ट आप पॉइंट क्या है? शिक्षा शब्द संस्कृति की शिक्षण धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। देखिए जो भी जहाँ आपको लगे ना कि हाँ ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है तो आप उसको हाइलाइट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक? या आप डबल कोट में बंद कर लीजिएगा। इससे चीज़ें मतलब जो भी आपका कॉपी चेक करेगा एग्ज़ामिनर वो देख लेगा, हाँ, ये मतलब स्टूडेंट है जो चीज़ों को हाइलाइट किया है, यानी चीज़ें अच्छे से इसको मालूम है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, शिक्षण का अर्थ सीखना और सिखाना, शिक्षा का अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ठीक? शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की एजुकेटन, ध्यान रखिएगा TUN है, ठीक? शब्द से हुई है। इसके 2 घटक हैं, ठीक? पहला क्या है, ई जिसका अर्थ है अंदर से और सेकंड ड्यूको जिसका अर्थ है बाहर निकालना, ठीक? इस प्रकार शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने की प्रक्रिया से है, ठीक? शिक्षा की परिभाषा भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे महात्मा गांधी के अनुसार आप जो भी पढ़े थे, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, अस्तु के अनुसार जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे महात्मा गांधी के अनुसार लिखा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है, ठीक? स्वामी विवेकानंद के अनुसार भी दिया गया है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इतना ही दिया था शिक्षा का व्यापक अर्थ में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मालूम है तो अच्छी बात है। लेकिन कम से कम आपको आइडिया तो लग रहा है कि हाँ, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपका रिवीजन भी स्टार्ट हो रहेगा। 37 नंबर का देखिएगा, हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषता निम्न थी, कौन-कौन सी थी? प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने और प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों जैसे जिला बोर्ड और नगर परिषद को दी जानी चाहिए, ठीक? तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि हंटर कमीशन किस शिक्षा से रिलेटेड था? तो प्राथमिक शिक्षा से, न कि माध्यमिक शिक्षा से, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सामान्य विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हर जिले में एक मॉडल सरकारी स्कूल स्थापित करने की सिफारिश की, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों के विविधीकरण पर विशेष बल दिया गया, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? महाविद्यालयों का अनुदान सहायता का प्रावधान संस्था की आवश्यकता और क्षमता, छात्रों और कर्मचारियों की संख्या पर आधारित होना चाहिए। प्रदान किए गए अनुदान के उपयोग की अच्छी तरह से निगरानी की जानी चाहिए, ठीक? शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान यूरोपीय शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वरीयता दी जानी चाहिए, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना की क्या उद्देश्य थे? तो शांति निकेतन आप लोग को पता होगा पश्चिम बंगाल में है ना? तो पढ़िएगा क्या है?
शांति निकेतन के उद्देश्य अब देखिएगा, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना निम्न उद्देश्यों से की थी। विश्व भारती भी कहा जाता है इसे शांति निकेतन को, तो ध्यान रखिएगा। पॉइंट क्या है? मानव स्वतंत्र एवं प्राकृतिक वातावरण में रहकर आदर्शों द्वारा मानव जीवन ठीक एवं प्रकृति में समन्वय स्थापित करके सत्य की खोज करे, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षार्थी में आत्मबोध, सौंदर्य बोध तथा प्रकृति बोध को प्राप्त करके अपना सर्वांगीण विकास कर सके, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट है मानव जीवन मैत्रीपूर्ण मानव संबंधी को स्थापित करके विश्व भारती को विश्व की सभी उन्नत संस्कृतियों के अध्ययन का केंद्र बनाना। नेक्स्ट विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करना। नेक्स्ट शांति निकेतन में आत्मानुशासन, स्वावलंबी तथा अपनी संस्कृति के प्रति आस्थावान बन सके, ठीक? देखिए, ये क्या है आपका डेफ़िनिशन टाइप का है, थ्योरी टाइप का है, तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मालूम होगा तो अगर आप अच्छे से देखिए, पूरे अच्छे से व्याख्या किया गया है। हाँ, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, उसको मैं जब पढ़ाऊँगी और जो साइंस है, उसको मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि अगर चीज़ें आपको नहीं मालूम है, क्वेश्चन कैसे किए जाएँगे, कैसे आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मालूम है तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सब तरीके मैं देखूँगी, अगर ईज़ी तरीका रहा तो मैं उसे ईज़ी तरीका भी बताऊँगी मैथ में। तो देखिएगा, थियरी है और काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है, इस वजह से आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक? इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, आप पढ़ के चीज़ों को इसमें ऐसा ही लिखा ही गया है कि आपको समझ में आ जाएगा, ओके? हाँ, ये आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप उसे मिस मत करिएगा जब मैं मैथ के क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊँगी। अभी तो मैं 2020 के में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको सॉल्व करा रही हूँ, फिर मैं 2021 फिर 2022 फिर 2023 ऐसे ही करके मैं कराऊँगी, फिर उसके बाद मैं 2016 पे जाऊँगी, फिर 2016, 2017, 2018, 2019 ऐसे करके मैं सॉल्व कराऊँगी। तो अब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप खुद से देखिए और जितने भी आपके फ्रेंड हैं प्लीज़ उनको भी शेयर करिएगा इस लिंक को ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। क्योंकि ये आपको मैं चाहती हूँ कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ों को दे पाऊँ, कंटेंट दे पाऊँ, ठीक? और आप देखते भी होंगे, इस वज़ह से मेरा रिक्वेस्ट है और ध्यान रखिएगा इस चीज़ों से आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लगेगा नहीं कि नहीं, कुछ लोगों के मन में आता है कि हम अपने फ्रेंडों को नहीं भेजते हैं कि अरे अगला वाला हमसे ज़्यादा नंबर पा जाएगा या हमसे मतलब टॉप कर जाएगा। तो ऐसा मत माइंड में थिंकिंग रखिएगा क्योंकि इससे आपको गवर्नमेंट जॉब लगने वाला नहीं है। और आपको क्या होता है आपको अगर सीटेट वगैरह मैक्सिमम में आपको क्या है कि आपको सीटेट पास होनी चाहिए और जो भी टीचर की वैकेंसी आप निकलती है उसको आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, उसको अच्छे से तैयारी करो। इसमें अब आप कोशिश करो बस हाँ, अच्छा से अच्छा परसेंटेज लाने की कोशिश करो इस डीएलएड में, ठीक? तो ये मत रखिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। और ये मेरी चीज़ें अच्छी लग रही हैं और मैं आप लोग के लिए जो लेकर आई हूँ अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक? और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए जोन जावाने देखिएगा 39 नंबर क्या है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए जाने जाने वाले प्रमुख उपायों को बताना है, ठीक? तो कौन-कौन से हैं? आंसर देखिएगा, मृदा अपरदन को रोकने के प्रमुख उपाय कौन-कौन से हैं? पहला उपाय है मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारे पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है, तो आपको मालूम ही है। नेक्स्ट क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी-नुमा खेत बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वृक्षों को अधिक से अधिक लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। देखिए बात को कैसे एक ही चीज़ को बार-बार कैसे रिपीट करके लिख रहा है, आप भी लिखना सीखिए, ठीक? नियमित पशु चारा से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। एक ही चीज़ मृदा अपरदन अब देखिए छोटा-छोटा पॉइंट है, लेकिन आगे लिख दिया है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो इससे क्या होगा लगेगा कि हाँ, आंसर कितना बड़ा है, ठीक? वनों को संरक्षित करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जल के तीव्र बहाव को बंद किया जाए, इसके लिए वृक्षारोपण तथा नदी-नालों पर बाँध व तटबंध बनाया जाए, जिससे भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक? डन? 40 नंबर का क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बुनियादी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी बताइए? तो वर्धा शिक्षा देखिए शिक्षा से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो जो भी मतलब चीज़ें हैं आप लिख सकते हैं अगर शिक्षा को एजुकेशन को अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे। तो वर्धा शिक्षा योजना बेसिक शिक्षा, बुनियादी तालीम और बुनियादी शिक्षा, गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था वास्तव में भारतीय सभ्यता व संस्कृति के आधार पर बुनियाद से जुड़ी थी, ठीक? भारतीय जनता की समस्याओं तथा परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन किया था तथा इन्हीं मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादन कार्य रखा, जिससे शिक्षकों कि वेतन
अन्य मदों पर व्यय का भी समुचित प्रबंध हो जाए क्योंकि तत्कालीन आर्थिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। उन्होंने अपनी वर्धा शिक्षा में भारतीय जनता की स्वायत्तता तथा प्रगतिशील बनाने अनेक सकारात्मक लाभदायक सुझाव दिए। ठीक? तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो भी आपका फर्स्ट पेपर था आपका 2020 में पूछा गया था, ये 40 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा के दिखाया। तो अगर अब आगे मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में आपको ये जो सेकंड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास उसको मैं सॉल्व कराऊँगी, ठीक? तो ऐसे ही करके एक-एक पेपर आपको सॉल्व कराऊँगी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब चैनल को कर लें ताकि आप इसको आपको जो भी वीडियो अपलोड हो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा इस लिंक को, इस ग्रुप को। और मैं इसका रिलेटेड जो भी पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में भेज दूँगी, आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।